हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से एक नए चैप्टर को डिस्कस करेंगे जो 12th सीबीएसई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है कि नहीं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, या फिर हम लोग इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। कि एक इकोनॉमी में जो एक इनकम होता है या लोग जो कमाते हैं या किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो जनरेट होता है, और इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए दोनों चीज जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट है। जैसे मान लो कि अगर इकोनॉमी में इनकम क्रिएट नहीं होगा, अगर मान लो इकोनॉमी में इनकम, वाई मतलब इनकम और ई मतलब एम्प्लॉयमेंट, अगर एम्प्लॉयमेंट और इनकम जनरेट नहीं होगा तो कोई भी इकोनॉमी ग्रोथ या फिर वो अपना डेवलपमेंट नहीं देख सकती है। तो अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा भाई, इन दोनों चीजों को साथ में लेकर चलना ही होगा। ठीक है, आज ये क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 सीबीएसई के लिए। तो हम लोग इसको 4 या 5 पार्ट में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चों को इसमें डिस्कस मतलब एक तरीके से दिक्कत होता है इस वाले खास करके चैप्टर में। तो इसको शानदार तरीके से हम लोग एक एक कर समझेंगे और चीजों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसका पहला पार्ट होगा, तो पहला पार्ट हम लोग शानदार तरीके से आज डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो फोकस रहेगा वो मेनली क्या रहेगा कि कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आजकल बहुत शानदार तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगर अच्छे तरीके से आप लोग कर पाओ, उसके लिए है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए चैप्टर वाइज। तो सबसे पहले क्या है, बोला गया है कि हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स, कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि आखिरकार डिमांड क्या होता है कि नहीं। तो डिमांड का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति कुछ भी चीज परचेस कर रहा है, क्या अगर कोई भी इंसान या कोई भी पर्सन अगर कुछ भी चीज परचेस कर रहा है, ठीक है, और परचेस करने की काबिलियत है उसके पास, तभी तो वो परचेस कर रहा है, सिंपल सी बात है। तब एक तरीके से डिमांड क्रिएट होता है। हम लोग सीधा सी बात बोलते हैं कि द कमोडिटी विच अ बायर्स परचेस्ड, ठीक है, बायर जो परचेस करना चाहता है, बायर परचेस करना चाहता है जिस भी प्राइस पर एक टाइम पीरियड के दौरान, ठीक है, एक टाइम पीरियड में, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे भाई, डिमांड बोलेंगे। तो यहां पर डिमांड हो सकता है कि एक इंडिविजुअल इंसान का भी हो पाए, है ना। जैसे कि हमने ये बोला कि एक इंसान है राम भाई, ठीक है। अब राम जो है 5 रुपया का जो पेंसिल है वो 2 पेंसिल खरीद रहा है। क्या खरीद रहा है, राम जो है वो 2 रुपया 5 रुपया का जो 2 पेंसिल है वो खरीद रहा है। मतलब क्या है, ये एक इंडिविजुअल डिमांड है। क्या है भाई, इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है। लेकिन अगर सारे लोगों ने जितना भी डिमांड करा होगा, अगर सारे लोगों के डिमांड को अगर हम जोड़ देंगे, दैट इज कॉल्ड द एग्रीगेट डिमांड। मतलब क्या है कि एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द डिमांड फॉर ऑल फिनिश्ड गुड, कि जितने लोगों ने जितना भी सारा डिमांड किया है गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है, इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जनरली हम लोग इसको 1 साल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, जनरली हम लोग 1 साल बोलते हैं कि 1 साल के दौरान जितना भी लोगों ने परचेस किया या जितना भी लोगों ने डिमांड करा है, जितना भी डिमांड करा है ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एग्रीगेट डिमांड। अब यह समझने वाली बात है कि एग्रीगेट डिमांड जो रिलेटेड है वो किससे रिलेटेड है, इट इज एन टोटल लेवल ऑफ स्पेंडिंग इन एन इकोनॉमी। क्योंकि अगर कोई भी, जैसे राम है, राम 5 रुपया खर्च कर रहा है, या फिर बोला चाहे 2 पेंसिल के लिए 10 रुपया खर्च कर रहा है ना भाई, तो डायरेक्टली किससे रिलेटेड है भाई, यहां पर देखने को मिलेगा डिमांड जो है वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, एक्सपेंडिचर से, या फिर बोला जाए स्पेंडिंग से। बिना खर्चा के कोई भी डिमांड जो है वो क्रिएट नहीं हो सकता। सबसे पहली बात तो ये हमें समझना है। तो यहां पर बोला गया कि इट ऑफन मेजर्ड द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर एंड हेंस इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। और जो एग्रीगेट डिमांड है वो हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट है भाई, फ्लो कॉन्सेप्ट है। और फ्लो कॉन्सेप्ट का मतलब ही होता है कि अगर हम किसी भी चीज को, क्या बोला गया, अगर हम किसी भी चीज को इफ वी मेजर डिमांड
इन अ टाइम पीरियड, ठीक है, इन अ टाइम पीरियड। अगर कोई भी चीज को, जैसे कि यहाँ डिमांड है, अगर हम लोग डिमांड को एक टाइम पीरियड में मेजर कर रहे हैं, होता भी उसी तरीके से, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। फ्लो कॉन्सेप्ट हमेशा एक टाइम पीरियड में डिनोट होता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया, व्हाट डू मीन बाय एग्रीगेट डिमांड, जितने लोगों के द्वारा जो भी एक तरीके से डिमांड किया गया है, क्या, ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है, इन एन इकोनॉमी। क्लियर। अब देखो इसके कंपोनेंट क्या है। अब कंपोनेंट का बहुत यहाँ पर रोल हो जाएगा आगे चलकर, धीरे धीरे करके देखेंगे हम लोग। पहले बोला गया एग्रीगेट डिमांड मेजर्स द टर्म ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो सिंपल सी बात है, वो किससे रिलेटेड कर रहा है भाई, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से, कि जितना लोगों ने जितना ज्यादा खर्च करेंगे उतना ज्यादा डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि बिना खर्चा किए हुए डिमांड बढ़ता ही नहीं है ना। तो जितना भी एक तरीके से डिमांड क्रिएट हुआ है वो किसके वजह से हुआ है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विस और डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी करा है ना। वैसे जनरली जो होता है वो अगर देखा जाए क्लोज्ड इकोनॉमी में, क्या बोला जाए, क्लोज्ड इकोनॉमी में, तो क्लोज्ड इकोनॉमी में दो सेक्टर्स होते हैं, हाउस होल्ड और एक होते हैं, एक हाउस होल्ड होते हैं और एक होते हैं, आपको कौन देखने को मिलेंगे, देखो यहां पर एक होता है हाउस होल्ड, एक होता है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो सी, और एक होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जिसको बोलते हैं आई। मतलब अगर देखा जाए तो दो इकोनॉमी होता है भाई, एक होता है क्लोज्ड इकोनॉमी, एक होता है ओपन इकोनॉमी, अभी आगे भी समझेंगे। क्लोज्ड इकोनॉमी वैसा इकोनॉमी होता है जहां पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो बहुत कम मात्रा में किया जाता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी हम लोग बोलते हैं जहां पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो होता है बहुत लार्ज मात्रा में होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक तरीके से ओपन इकोनॉमी के तरीके से बोलकर चल सकते हैं। तो यहाँ पर बोला गया अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज कंपोज्ड ऑफ टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल, कि जो क्लोज्ड इकोनॉमी होता है जहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कम होता है, वहां पर जनरली हाउस होल्ड होते हैं जो कि एक तरीके से खर्चा करते हैं। हाउस होल्ड जो खर्चा करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये कौन करता है भाई, हाउस होल्ड करके चल रहा है, ठीक है, कौन करके चल रहा है, हाउस होल्ड। एंड फर्म्स, और जो फर्म है या कोई भी कंपनी है, कंपनी क्या करके चलेगा, फर्म्स क्या करके, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्या खर्चा करके चलेगा भाई, कौन, या इन्वेस्टमेंट करके चलेगा, इन्वेस्टमेंट के तौर पर वो खर्चा करके चलेगा, कौन, फर्म। तो क्लोज्ड इकोनॉमी में दो सेक्टर होते हैं, एक हाउस होल्ड सेक्टर होता है, एक बिजनेस सेक्टर बोल सकते हैं या फिर फर्म। जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और जो इन्वेस्टमेंट करता है जो फर्म, उसको हम लोग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोल के चलते हैं। दूसरा होता है एन ओपन इकोनॉमी इंक्लूड द हाउस होल्ड, जिसमें हाउस होल्ड भी आते हैं, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं, फर्म इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं, जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार भी इंक्लूड हो गया, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इसको हम लोग आगे समझेंगे। बस यहाँ पर समझना है कि ओपन इकोनॉमी क्या होता है, जब एक तरीके से जो इकोनॉमी में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जुड़ जाता है। सिंपल सी बात है, आपने इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी बनाया, हमने इंडियन इकोनॉमी में पढ़ना है ये बात, या फिर आपने पढ़ा भी होगा इंडियन इकोनॉमी में कि 1991 में एलपीजी रिफॉर्म आया था, मतलब हमारी इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी बन गई थी। या तो क्लोज्ड इकोनॉमी में दो तरीके से, या तो वो टू सेक्टर है, टू सेक्टर है, या फिर यहां पर देखना, या तो टू सेक्टर है या फिर वो थ्री सेक्टर है, ठीक है। जो टू सेक्टर है उसमें क्या हो गया, सी प्लस आई, सी क्या हो गया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि हाउस होल्ड, आई क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो कि किसने, फर्म ने, और एक होता है जी, जी का मतलब क्या, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये बात समझना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर थ्री सेक्टर जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया, तो ये हमारा क्या बन गया, थ्री सेक्टर। नहीं तो ये दोनों क्या हो रहा था, टू सेक्टर। अगर ये तीनों जुड़ गया तो एक तरीके से थ्री सेक्टर, और जो ओपन इकोनॉमी में होता है वो फोर सेक्टर इकोनॉमी मॉडल निकल कर आता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको कंपोनेंट में पता होना चाहिए कि दो इकोनॉमी कंपोनेंट अलग अलग होते हैं भाई, एक ओपन इकोनॉमी का, एक क्लोज इकोनॉमी का। जैसे यहाँ पर देखो, अगर बोला जाए ओपन इकोनॉमी में, जैसे कि हमने देखा क्या, क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या होते हैं भाई, अगर देखा जाए क्लोज्ड इकोनॉमी में एक बात समझना है कि क्लोज्ड इकोनॉमी जहां पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बहुत कम मात्रा में हो रहा हो, और क्लोज्ड इकोनॉमी में दो तरीके के, एक होता है टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल, है ना, एक टू सेक्टर, एक होता है थ्री सेक्टर। तो ठीक है, तो टू सेक्टर में क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड यहाँ कैसे निकलेगा, सी प्लस आई, सी का मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच इज डन बाई हाउस होल्ड,
किसके द्वारा किया जाता है? हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर डन बाय द फर्म। और अगर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी हो जाए, जी का मतलब क्या हो गया? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर जुड़ गया तो हम लोग उसको एग्रीगेट डिमांड का थ्री सेक्टर इकोनॉमी मॉडल, और ये दोनों क्लोज्ड इकोनॉमी के दायरे में रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक तरीके से नहीं आया। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर टू सेक्टर और थ्री सेक्टर समझ में आ गया, यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन ये क्लोज्ड इकोनॉमी में होता है, बंद अर्थव्यवस्था अगर हिंदी में बोल लिया जाए, ठीक है। लेकिन अगर कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड देखा जाए कहां पर भाई? ओपन इकोनॉमी में। ओपन इकोनॉमी क्या होता है भाई? जब आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बहुत लार्ज मात्रा में करते हो। क्या? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जो होता है वो आप बहुत लार्ज मात्रा में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ करते हो, तो वो क्या हो गया हमारा? एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा ओपन इकोनॉमी। तो सबसे पहला क्या हो गया भाई? सबसे पहला क्या हो गया? देखो ओपन इकोनॉमी में क्या हो गया? हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको किससे डिनोट कर रहे हैं हम लोग? सी से डिनोट कर रहे हैं। क्या हो गया? हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम लोग सी से डिनोट कर रहे हैं। दूसरा हो गया प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको आई से डिनोट कर रहे हैं। एक हो गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको जी से डिनोट कर रहे हैं। और नेट एक्सपोर्ट बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्स माइनस एम। एक्स का मतलब यहाँ पर होता है एक्सपोर्ट, और माइनस यहाँ पर एम का मतलब क्या हो गया? इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट माइनस जो इंपोर्ट होगा वो एक तरीके से आपका क्या कहलाएगा? नेट एक्सपोर्ट बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जितना आपने बाहर सामान भेजा है विदेशों में और जितना आपने बाहर से मंगवाया है, अगर उन दोनों को माइनस कर देंगे तो वो हमारा नेट एक्सपोर्ट निकल जाता है। क्या निकल जाता है भाई? नेट एक्सपोर्ट निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज, तो यही बोला गया फॉर द ओपन इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम का मतलब देखो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। और यहां पर फॉर अ क्लोज्ड इकोनॉमी, अगर टू सेक्टर के बारे में पूछ रहा है, टू सेक्टर, अगर क्लोज्ड इकोनॉमी थ्री सेक्टर के बारे में तो सी प्लस आई प्लस जी हो जाता है। यहां पर क्या? थ्री सेक्टर। आई बात समझ में? आई होप सो यहां तक क्लियर होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। क्लियर? चलिए वेरी गुड, यहां तक अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ा जाए। वही बात बोला गया यहाँ पर, एग्रीगेट डिमांड जो ओपन इकोनॉमी में है वो क्या है भाई? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम नेट एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट होता है। समझ में आ रहा था? एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला हमारा ये हो जाता है। लेकिन अगर जो है वो मैंने देखा कि अगर कोई बोल दे कि एग्रीगेट डिमांड जो है हमारा कैसे बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है, टू सेक्टर मतलब ये क्लोज्ड इकोनॉमी में, याद रखना ये किसमें है भाई? क्लोज्ड इकोनॉमी में। क्लोज्ड इकोनॉमी में अब समझो सिंपल सी बात है, ये हमारा क्या है? इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट हम लोग मान के चलते हैं कि कांस्टेंट है। इन्वेस्टमेंट क्या है हमारा? कांस्टेंट है। और ये हमेशा हमारा नीचे इनकम आता है, इधर हमारा एक्सपेंडिचर खर्चा, और जितना ज्यादा खर्चा होगा हमारा डिमांड उतना एक तरीके से आपको बढ़ता हुआ दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा कंजम्पशन है कि इन्वेस्टमेंट हमारा सेम है, ये हमारा कंजम्पशन है। तो जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता जाएगा तो यहाँ सी हो गया, ये आई हो गया, तो ये दोनों मिलकर, ये दोनों जैसे मिलेगा ये एक ऊपर का लेवल ले लेगा, मतलब सी प्लस आई। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर जो भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा होगा इस पॉइंट पर, या फिर इसको ऐसे करके देख लो, देखो यहाँ पर, इसको यहाँ पर देख लो कि जैसे मान लो कि आपका कंजम्पशन जो है, कंजम्पशन मान लो कि आप 50,000 का कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट आपका 10,000, सेम है, मतलब क्या हो गया? 60,000 हो गया। 60,000 हो गया ना, मतलब इससे ज्यादा होगा ना, कंजम्पशन से ज्यादा होगा। सेम उसी तरीके से मान लो अगला जो है आपने कंजम्पशन 60,000 करा तो 60,000 करा, फिर 10,000, ये इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट हमारा क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब ये क्या हो गया? 70,000 हो गया, है ना। तो ये एक तरीके से बढ़ता चला गया। तो एग्रीगेट डिमांड कैसे निकला हमारा? सी प्लस आई। तो अगर कोई बोलेगा एग्रीगेट डिमांड जो है क्लोज्ड इकोनॉमी का फिगर बनाइए, तो आप ये बना सकते हैं कि यहाँ पर एक तरीके से कंजम्पशन दिखा सकते हो, इधर आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रहता है कांस्टेंट, इसको इन्वेस्टमेंट के ऊपर ऐसे भी डालते हैं ताकि वो क्या बता रहा है? एक ऑटोनोमस कंजम्पशन। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? दूसरा नाम इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं, ऐसे करके लिख देता हूं मैं भाई। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या है? ऑटोनोमस कंजम्पशन के तौर पर देखने को मिलेगा। ठीक है,
चलिए ये वाला आई होप सो आपका क्लियर होगा। अब आगे बढ़ा जाए भाई नेक्स्ट। आगे देखो कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है भाई। कंजम्पशन फंक्शन, अब कंजम्पशन फंक्शन को थोड़ा सा समझने के लिए सी इज इक्वल टू क्या होता है कंजम्पशन फंक्शन। अब सी इज इक्वल टू कंजम्पशन फंक्शन मतलब अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, क्या बोला गया भाई, a functional relationship between consumption and the income is called the consumption function। सिंपल सी बात है, क्योंकि कोई भी जब कंजम्पशन हो रहा होता है, सी का मतलब क्या हो गया भाई कंजम्पशन फंक्शन। तो जो कंजम्पशन फंक्शन है वो किसके किसके बीच के रिलेशन को हम लोग को बताता है, कंजम्पशन के और इनकम के। ठीक है, किसके किसके, कंजम्पशन एंड इनकम। तो कंजम्पशन एंड इनकम के रिलेशन को जो बताता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं। सिंपल सी बात है कि वैसा चीज या वैसे तरीके से, जिस तरीके से अगर हम कंजम्पशन और इनकम के फंक्शन को एस्टैब्लिश करते हैं इकोनॉमी में, तो एक तरीके से हमारा कंजम्पशन फंक्शन निकल के आता है। अब हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जैसा कि हमने बताया था, है कि नहीं, एग्रीगेट डिमांड में बताया था, एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई भी होता है। ठीक है, टू सेक्टर में एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई प्लस जी होता है जब सरकार आ जाए, और ओपन इकोनॉमी हो जाए तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम होता है कि नहीं। तो ये भी चीज है। तो सिंपल सी बात, अगर कोई भी बोलेगा कि कंजम्पशन और इनकम के बीच के रिलेशन को हम लोग कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं, और वही बात बोला गया, क्या बोला गया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, अब यहां पर देखो कंजम्पशन को सी से डिनोट कर रहे हो और एक तरीके से इनकम को हम लोग वाई से डिनोट कर रहे हैं। अब जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ता चला जाता है, ठीक है, वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन भी बढ़ता जाता है कि नहीं। लेकिन एक समय आने के बाद, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक समय आने के बाद ऐसा तो नहीं होगा ना कि पहले 1 लाख रुपया कमा रहे थे, मान लो यहाँ 1 लाख रुपया कमा रहे थे, अब 1 लाख रुपया कमा रहे थे, तुम 50,000 मतलब 60-80 हजार रुपया खर्चा कर रहे थे, ऐसे मान के चलते हैं। अब मान लो कि तुम 5 लाख कमाने लगे तो तुम 4 लाख रुपया खर्चा करने लगो, भैया 5 का 5 लाख खर्चा करने लगो ना, एक्सपेंडिचर नहीं होगा उतना। तो एक समय आने के बाद क्या होता है, खर्चा हमारा या एक्सपेंडिचर जो होता है कांस्टेंट हो जाता है, और उसके बाद सेविंग हमारा होने लगता है। ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट वाले फेज में पढ़ेंगे। बस यहाँ पर जान के रखिए, कंजम्पशन फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। क्लियर, तो आई होप सो ये चीज क्लियर होगा। आगे बढ़ा जाए भाई नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखो, अगर टेबुलर फॉर्म में अगर देखा जाए तो टेबुलर फॉर्म में क्या है, यहाँ पर क्या बोला गया, द टेबल शोज द कंजम्पशन ऑफ वेरियस लेवल ऑफ इनकम एज इनकम इंक्रीजेस एंड कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस। जैसे पहले जीरो था तो कुछ ना कुछ कंजम्पशन कर रहा है, हम लोग बताएंगे, अभी आगे बताएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं सी ऑटोनोमस। सी ऑटोनोमस का मतलब क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्या बोलते हैं भाई, ऑटोनोमस ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन का सीधा सा मतलब क्या है, अगर आपका इफ योर इनकम इज जीरो, इफ इनकम इज जीरो एंड हैविंग सम कंजम्पशन, और अगर आप कुछ ना कुछ एंड हैविंग सम कंजम्पशन, अगर कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, तो उसको हम लोग कौन सा कंजम्पशन बोलेंगे भाई, सिंपल सी बात है, उसको हम लोग कौन सा कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये बात याद रख। जैसे कि आप अभी क्या है, आप इनकम नहीं कमा रहे हो मान लो, अब आप पिताजी का पैसा खर्च कर रहे हो, मतलब वो जो आप बिना कमाए हुए खर्च कर रहे हो वो क्या है, ऑटोनोमस एक तरीके से कंजम्पशन कर रहे हो। ठीक है, जैसे लेकिन देखो जैसे जैसे इनकम एक तरीके से बढ़ रहा है, आपका कंजम्पशन भी एक तरीके से क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, इनकम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन, कंजम्पशन के। इनकम बढ़ता है तो हमारा कंजम्पशन भी बढ़ता है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है जॉन मेनियार्ड केनिस, उन्होंने बोला है कि फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। ये एक साइकोलॉजिकल फंक्शन होता है कि जैसे जैसे लोगों का इनकम बढ़ता जाता है, रहन सहन बढ़ता चला जाता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता जाता है, और इसके वजह से जो है वो लोग ज्यादा खर्चा करना शुरू करते हैं। और खर्चा किसे नहीं पसंद है कि नहीं। आप लोग भी आगे कमाओगे तो आपको खर्चा करने में मजा आएगा, और अपना पैसा खर्चा करने में और भी मजा आता है। पिताजी का तो पैसा खर्चा करने में मजा आता ही है, लेकिन जब आप अपना पैसा खर्चा करोगे, क्या, जब आप अपना पैसा खर्चा करोगे या फिर वो रिजल्ट लाके मान लो कि पापा का पैसा खर्चा करवाओगे, तो वो रिजल्ट जो होगा
वो सबसे बड़ा गिफ्ट होगा आपके पिताजी के लिए, है कि नहीं। उस समय पिताजी खर्चे के बारे में नहीं सोचेंगे। आप 98% 97% आपने अचीव कर लिया, तो जो उस मोहल्ले में, जो आम गलियों में जो आपकी बात की जाएगी, उससे आपके माता पिता को बहुत ज्यादा गर्व जो है वो महसूस होगा। ठीक है, तो ये बात है जो कि आपको समझकर चलना है। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से कि जैसे जैसे इनकम बढ़ता चला जाता है, सेम उसी तरीके से आपके कंजम्पशन लेवल भी बढ़ते चले जाते हैं। और जॉन मेनियार्ड केनिस ने भी एक लॉ के अनुसार बोला, द लॉ स्टेट्स दैट एज द इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन इंक्रीजेस बट नॉट एट मच एज इनकम इज इंक्रीजेस। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपका 5 लाख रुपए इनकम हर साल बढ़ रहा है, ठीक है, तो आपका कंजम्पशन भी उसी लेवल पर बढ़ेगा ना। एक समय ऐसा आएगा कि जब इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन हो जाता है, उसके बाद क्या होगा कि आपका इनकम तो ज्यादा हो जाएगा लेकिन कंजम्पशन कम हो जाएगा। और इसका मतलब सीधा सा है कि आपका सेविंग जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट सेविंग। क्योंकि आप क्या करते हो कि सेविंग स्टार्ट करना शुरू कर देते हो, क्योंकि आपको थोड़ा सा अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना है कि नहीं। तो ये साइकोलॉजिकल जो एक माइंडसेट होता है लॉ ऑफ कंजम्पशन को लेकर, वो जॉन मेनियार्ड केनिस ने बहुत ही शानदार तरीके से समझाया था। ठीक है, तो आई होप सो यहां तक क्लियर होगा कि एक तरीके से कि कंजम्पशन फंक्शन किस तरीके से काम करता है। क्लियर, आगे बढ़ा जाए भाई, चले देखो आगे बढ़ते हैं। देखो, अब अगर कोई तुमसे पूछे कि भाई रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, मतलब आप कंजम्पशन फंक्शन का डायग्राम बनाइए। किसका रिलेशनशिप पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, क्या बोल रहा है, कंजम्पशन फंक्शन का डायग्राम बना के दिखाइए। अब आप समझ रहे हैं, आप क्या जान रहे हैं, अभी मैंने बताया आपको कि क्या होता है भाई, इनकम बढ़ता है, ठीक है, शुरुआत में। तो ये शुरुआत में अगर आपका इनकम 0 है, पहले यहां देख लेते हैं हम लोग ऐसे करके, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर 3 लेवल पर काम करेगा, आपका शुरुआत में इनकम रहेगा आपका 0, ठीक है, लेकिन आप कुछ ना कुछ कंज्यूम करेंगे, ठीक है, शुरुआत में कुछ ना कुछ कंज्यूम करेंगे, लेकिन जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता जाएगा आप कंजम्पशन भी बढ़ाते जाएंगे। लेकिन एक समय आएगा जब आपका इनकम और कंजम्पशन बराबर हो जाएगा, ठीक है, आएगा, होगा एक। उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका इनकम ज्यादा हो जाएगा कंजम्पशन से। तो ये 4 फेज जो होता है वो तरीके से निकलता है। जैसे देखो, है ना, सबसे पहले इनकम 0 होगा, कुछ ना कुछ कंजम्पशन करेंगे जिसको हम लोग ऑटोनोमस कंजम्पशन भी बोलते हैं। जैसे आपका इनकम इंक्रीज होगा आपका कंजम्पशन भी बढ़ेगा। सेम उसी तरीके से ऐसा एक समय आएगा जब आपका इनकम और कंजम्पशन बराबर हो जाएगा, ठीक है। और एक लास्ट समय आएगा जब आपका इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन, तो आप इस समय क्या करेंगे, सेविंग स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, सेविंग स्टार्ट्स, ठीक है। तो ये भी बात याद रखिएगा। अब यहाँ पर समझो, शुरुआत में क्या था, ये इनकम का लाइन है भाई, सिंपल सी बात। ये देखो, ये इनकम का, तो इनकम 0 था हमारा, तो कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे थे, इसलिए कंजम्पशन यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा है। कंजम्पशन ये, तो ये वाला हमारा क्या है, ए हमारा क्या डिनोट कर रहा है, ए हमारा डिनोट कर रहा है ऑटोनोमस कंजम्पशन को। क्या, ऑटोनोमस कंजम्पशन को, ऑटोनोमस कंजम्पशन को। इसका सिंपल सा मतलब क्या है, सी ऑटोनोमस भी लिखते हैं, कभी कभी ए भी लिखते हैं, तो कंफ्यूज नहीं करना है कि इफ अगर आपका इनकम 0 है, इफ इनकम इज 0 एंड हैविंग सम कंजम्पशन, दैट कंजम्पशन इज नोन एज ऑटोनोमस कंजम्पशन। उसको क्या बोलेंगे, ऑटोनोमस कंजम्पशन बोल के चलेंगे। तो देखो इतना। अब इसके बाद क्या हुआ, आपका इनकम बढ़ना शुरू हुआ तो आपका कंजम्पशन भी बढ़ना शुरू हुआ। एक समय आया यहाँ पर जब आपका इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन हुआ। इस समय क्या है आपका कंजम्पशन, ये वाला पोर्शन जो पूरा है ये आपका क्या डिनोट कर रहा है, ये आपका डिनोट कर रहा है कि आपका कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। इस समय आप सेविंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब आपका इनकम इज ग्रेटर देन, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि यहां से आप सेविंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये वाला पोर्शन देखो भाई, ये वाला पोर्शन में क्या हो गया, इनकम ऊपर चला गया, इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन। ऐसा कभी नहीं होगा, जब ऐसा कभी आप जैसे से इनकम बढ़ता चला जाता है आप ज्यादा कंजम्पशन ही कर रहे हो, तो वो एक तरीके से साइकोलॉजिकल माइंडसेट नहीं है। इसका मतलब आप पैसों को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, ये बात है। लेकिन इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन, तब क्या होता है, इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन, और जो कि अच्छी बात होता है, ठीक है। और यहां से निकल के आता है कंजम्पशन फंक्शन। और कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला होता है, देखो 2 तरीके से फॉर्मूला लिखे हैं, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा है हमारा सी इज इक्वल टू सी ऑटोनोमस प्लस बी वाई, ठीक है। सी ऑटोनोमस, ए इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन, तो ए और सी ऑटोनोमस बराबर है, ठीक है। तो ये बात याद रखना है थोड़ा सा।
तो सी ऑटोनोमस, ऑटोनोमस कंजम्पशन। बी यहाँ पर दोनों जगह क्या होगा, एमपीसी। अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। बी इज इक्वल टू एमपीसी। एमपीसी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आगे पढ़ेंगे अभी। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है। क्या होता है भाई, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, तो ये बात समझ के चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया? बहुत शानदार तरीके से ये डायग्राम मैंने बताया, आप लोग एक तरीके से देख सकते हो। क्लियर? आगे बढ़ा जाए भाई, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, अब आगे देखा जाए भाई, आगे क्या है हमारा, रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। अभी हमने बताया ना कि 4 फेज में हम लोग इसको इस तरीके से बांटेंगे। अब 4 फेज में पहला क्या, कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो। सबसे पहली बात, कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता भाई? क्योंकि आप, ऐसा नहीं हो सकता कि आप भूखे रहो ना, आप कुछ ना कुछ तो खाओगे ना हमेशा। तो कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो इवन द जीरो लेवल ऑफ इनकम। चाहे आपका इनकम जीरो भी क्यों ना हो, आप कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके खाना तो खाओगे ही। ठीक है, देयर इज ऑलवेज अ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन, जिसको ए से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर सी के ऊपर बार। ठीक है, तो आपके बहुत सारी किताब में अगर होगा तो सी ऑटोनोमस के ऊपर में सी के ऊपर बार भी दिया हुआ, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। तो ये बात है। दूसरा देखो, इनकम एंड कंजम्पशन आर डायरेक्टली रिलेटेड, कि इनकम और कंजम्पशन क्या है भाई, डायरेक्टली रिलेटेड है। मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ता चला जाता है, हमारा कंजम्पशन लेवल भी बढ़ता चला जाता है, और इनकम अगर कम होगा तो वो एक तरीके से हमारा कंजम्पशन भी कम होगा। तीसरा देखो, व्हेन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, कि अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज करता है, रीचेस एट द लेवल ऑफ इनकम, कि इतना ज्यादा कंजम्पशन कर लिए कि वो इनकम के बराबर आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, जब इनकम इज इक्वल टू 100 करोड़ एंड, और आपका एक तरीके से एक्सपेंडिचर भी 100 करोड़, मतलब क्या, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, दिस इज कॉल्ड द ब्रेक इवन पॉइंट। और जब इनकम और कंजम्पशन बराबर हो जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं क्या, ब्रेक इवन पॉइंट, जहां से आप सेविंग करना स्टार्ट करते हो। कहां से, जहां से आप बहुत शानदार तरीके से सेविंग करना स्टार्ट करते हो। विथ एन इंक्रीज इन द इनकम, अब जैसे ही इनकम ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इंटायर इनकम इज नॉट बीन कंज्यूम, और अ पार्ट ऑफ इनकम इज सेव्ड एज वेल, और उसमें से कुछ पार्ट जो होता है वो सेव कर लिया जाता है। हेंस द इनकम इंक्रीज इन द इनकम, द रेट ऑफ इंक्रीज इन द कंजम्पशन इज लेस देन द इंक्रीज इन द इनकम। सिंपल सी बात है कि जिस रेट से हम लोग इनकम बढ़ रहा है हमारा, सेम उसी रेट से जो है कंजम्पशन नहीं बढ़ता है आगे चलकर। ठीक है, तो ये भी बात याद रखना है। जैसा कि अभी मैंने 4 पॉइंट आपको डिस्कस करा, वही 4 पॉइंट यहाँ पर बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। तो अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो वो डायग्राम और ये वाला आप लोग पक्के से लिख लीजिएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना इंपॉर्टेंट है। आ जाओ भाई, अब आते हैं कंजम्पशन अभी कर्व। तो कंजम्पशन का कर्व क्या होता है, व्हेन इनकम इज प्लॉटेड, देखो यहाँ पर अभी बताया ना हमने, यहाँ पर क्या होता है भाई, ये वाला फिगर हो गया और ये वाला, और एक पॉइंट आता है जहां पर इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन हो जाता है। तो जो इनकम का कर्व अगर या फिर कंजम्पशन का कर्व अगर पूछ ले तो आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं। तो बोला इन फिगर सी रिप्रेजेंट द कंजम्पशन एंड वाई इज 45 डिग्री, और वाई जो होता है हमेशा 45 डिग्री है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है ये वैसे वैसे हमारा एक तरीके से कंजम्पशन लेवल भी धीरे धीरे आगे चलकर बढ़ेगा। तो द स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व is a marginal propensity to consume and it refers to the rate at which consumption respond to the given income। तो ये बता रहा है कि किस रेट से, क्योंकि यहाँ पर B का मतलब है MPC मार्जिनल, और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा C बाई डेल्टा Y। मतलब इन कंजम्पशन कितना चेंज हो रहा है इनकम के हिसाब से। क्या इनकम जो है मान लो कि 50,000 से बढ़ रहा है, मतलब इनकम कितना चेंज हो रहा है 50,000 से, लेकिन कंजम्पशन जो है वो 40,000 से बढ़ घट रहा है, मतलब कंजम्पशन कितना बढ़ घट रहा है 40,000 से। तो अगर हम लोग एमपीसी निकालें तो समझो एमपीसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऊपर 40,000 हमारा कंजम्पशन बढ़ा भाई, और 50,000 रुपया हमारा इनकम। तो इसका मतलब के कट गया, 0 0 कट गया, 8 5 जा 5 8 जा 40, 0.8 आया। देख रहे हो, तो 0.8 रेट से मतलब कि जितना इनकम बढ़ रहा है उतना हमने कंजम्पशन नहीं बढ़ाया। अगर 1 से ऊपर आ जाता तो इसका मतलब हमने ज्यादा एक तरीके से खर्चा कर दिया इनकम से। 1 से कम आया इसका मतलब क्या, इनकम 50,000 बढ़ा भाई लेकिन हमारा कंजम्पशन 40। तो ये कंजम्पशन कर्व है कि हम लोग कंजम्पशन कर्व को जो है एक्स और वाई एक्सिस में डिनोट करते हैं, जो कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, वही डायग्राम था जो कि आप अभी पीछे वाले कंजम्पशन फंक्शन में पढ़े थे। ठीक है, लीनियर फंक्शन जैसा कि अभी मैंने बताया। ठीक है, लीनियर फंक्शन क्या होता है, c इज इक्वल टू सी ऑटोनोमस प्लस बी वाई, और यहाँ पर b का मतलब क्या होता है भाई
MPC होता है। तो यहाँ याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला याद रख लो, ये वाला फॉर्मूला याद रख लो दोनों जगह। ए का मतलब होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन, जिसको सी ऑटोनोमस के कंजम्पशन ऑटोनोमस कंजम्पशन बोल सकते हैं। बी इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम MPC, और नेशनल इनकम Y। तो बोला गया एल्जेब्रिकली लीनियर कंजम्पशन इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग वेज, इस तरीके से कंजम्पशन फंक्शन को डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग लीनियर फंक्शंस में याद रख सकते हैं। लीनियरली अगर ये फॉर्मूला वाइज जो होता है वो हम लोग ये मैथमेटिकली हम लोग इस तरीके से उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहां तक आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन अभी मैंने बताया इसी तरीके से काम करेगा, तो आप लोग एक बार देख भी सकते हैं। बस थैंक यू वेरी मच यहां तक समझने के लिए, क्योंकि यहां पर हमने एक तरीके से कंजम्पशन फंक्शन को पूरे अच्छे तरीके से समझा है कि नहीं। अब कंजम्पशन फंक्शन के जितने भी एलिमेंट हैं, क्योंकि कंजम्पशन फंक्शन से MPC आता है भाई, फिर MPS आएगा भाई। ठीक है, तो ये सब चीज हम लोग एक तरीके से देखकर चलेंगे। ये तो सेविंग में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, फिर आएगा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उसके बाद यहाँ पर आएगा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, तो ये सब सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो कि बहुत आप लोगों को परेशानी होता है समझने में। चलिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से। और लास्ट कि हमारा जो क्रैश कोर्स है वो बहुत ही शानदार तरीके से जो है वो एक तरीके से आने वाला है। ठीक है, 1 नवंबर से, और डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू जो होगा वो आप लोगों के क्लासेस चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग एप्लीकेशन स्काइनॉमिक्स एकेडमी को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात जरूर याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।